रॉबर्ट जूलियस ओपेनहाइमर एक महान साइंटिस्ट जिन्हें अपनी डिस्कवरी के लिए कभी नोबेल प्राइज तो नहीं मिला, पर इनकी डिस्कवरी ने किसी भी नोबेल प्राइज विनर से ज्यादा पूरे देश को, पूरे वर्ल्ड को इम्पैक्ट किया है। बाय मेकिंग द वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन द एटॉमिक बॉम्ब, वो एटॉमिक बॉम्ब जिसने ह्यूमंस के हाथों में ह्यूमैनिटी को डिस्ट्रॉय करने की पावर दे दी। ओपेनहाइमर ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर को तो खत्म करा ही करा, साथ में अमेरिका को अगेन सुपर पावर बना दिया। वो इंपीरियल जापान जिसने चाइना को हराया और साथ ही साथ पूरे साउथ पैसिफिक पे अपनी विक्ट्री स्टैब्लिश कर ली, पर ओपेनहाइमर की वजह से उसे हार माननी पड़ी, उसे सरेंडर करना पड़ा। इस वीडियो में बात करेंगे ओपेनहाइमर की लाइफ के बारे में और कैसे ओपेनहाइमर ने वर्ल्ड का सबसे पहला एटॉमिक बॉम्ब बिल्ड किया एंड वो कैसे एक अमेरिकन हीरो से अमेरिकन विलन बन गए। व्हाई एल्बर्ट आइंस्टाइन जैसे ग्रेट साइंटिस्ट इसे ह्यूमैनिटी का डिस्ट्रक्शन मानते थे। तो कहानी की शुरुआत होती है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से, जहां ओपेनहाइमर अपने प्रोफेसर के लिए एक्सपेरिमेंटल वर्क परफॉर्म किया करते थे। जहां ओपेनहाइमर का पूरा दिन जे थॉमसन की बेसमेंट वाली लेबोरेटरी के अंदर बेरिलियम की शीट बनाने में निकल जाता था एंड ओपेनहाइमर को ये काम बिल्कुल भी पसंद नहीं था। जहां ओपेनहाइमर को ये लगता था कि इस काम की वजह से उनका टाइम और टैलेंट दोनों बर्बाद हो रहा है। एंड एक दिन ओपेनहाइमर इतने ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गए कि उन्होंने एक साइनाइड कोटेड एप्पल अपने प्रोफेसर की डेस्क पे रख दिया। लकीली उनके जो प्रोफेसर थे पैट्रिक, वो इस साइनाइड कोटेड एप्पल से बच जाते हैं एंड वो ओपेनहाइमर के खिलाफ कैम्ब्रिज कोर कमेटी को इन्फॉर्म कर देते हैं। बट ओपेनहाइमर अपनी फैमिली की वेल्थ और इन्फ्लुएंस की वजह से कैम्ब्रिज कोर कमेटी से बच जाते हैं। एट 1925 को कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के अंदर ओपेनहाइमर क्वांटम मैकेनिज्म के बारे में पढ़ना चालू करते हैं और पूरे दिन क्वांटम मैकेनिज्म के बारे में ही पढ़ते रहते हैं। ओपेनहाइमर को क्वांटम मैकेनिज्म में काफी इंटरेस्ट आने लगता है। रदरफोर्ड और जेम्स चैडविक की लीडरशिप के बाद भी ओपेनहाइमर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के अंदर टिक नहीं पाते हैं एंड रॉबर्ट ओपेनहाइमर अपने क्वांटम मैकेनिज्म के पैशन को फॉलो करते करते गोटिंगन यूनिवर्सिटी पहुंच जाते हैं, जहां उनकी मुलाकात होती है मैक्स बोर्न से, जिन्होंने क्वांटम मैकेनिज्म की शुरुआत की थी। वेयर इन गोटिंगन यूनिवर्सिटी, जहां ओपेनहाइमर को अपनी तरह लोग मिलते जो फिजिक्स से उतना ही प्यार करते हैं जितना वो करते हैं। एंड ओपेनहाइमर की जो मेंटल हेल्थ थी वो भी इम्प्रूव होने लग जाती है गोटिंगन यूनिवर्सिटी के अंदर। एंड गोटिंगन यूनिवर्सिटी के अंदर ओपेनहाइमर डजन ऑफ थ्योरेटिकल पेपर्स को पब्लिश करते जो क्वांटम मैकेनिज्म के ऊपर बेस्ड थे। अब असलियत में ये जितने भी आर्टिकल्स थे वो सारे के सारे एक्सटेंडेड वर्क थे हमारे हाइजेनबर्ग की थ्योरी के ऊपर। एंड किसी को क्या पता था कि आज से 16 साल बाद वो एक दूसरे के खिलाफ एक एटॉमिक बॉम्ब की रेस को लीड करेंगे, जहां अमेरिका की तरफ से ओपेनहाइमर एंड नाजी जर्मनी की तरफ से वर्नर हाइजेनबर्ग। 1933, जहां अंस रदरफोर्ड का ये मानना था कि अगर कोई ये सोचता है कि एटम को आपस में टकराने से वो एनर्जी प्रोड्यूस कर लेंगे तो एक टाइम वेस्ट से ज्यादा और कुछ भी नहीं है। इवन एल्बर्ट आइंस्टाइन का भी यही मानना था, उन्हें भी यही लगता था कि कोई भी पॉसिबिलिटी ही नहीं है एटॉमिक एनर्जी प्रोड्यूस करने की। एंड इन सब को गलत साबित करा वोल्टन एंड क्रोकोफोल्ट ने, जिन्होंने पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन को हीलियम के न्यूक्लियस के ऊपर कोलाइड करके दिखाया और ये प्रूफ करके दिखाया कि स्प्लिटिंग हो सकती है, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है, जिसके लिए इन दोनों साइंटिस्ट को बाद में आके नोबेल प्राइज भी मिला। बट ये तरीका एटम को स्प्लिट करवाने का बिल्कुल भी एनर्जी एफिशिएंट नहीं था। दोनों पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से इनके अंदर का जो रिपल्शन था वो बहुत ज्यादा हाई था एंड इस पॉजिटिव रिपल्शन को ओवरकम करने के लिए उन्होंने 2,50,000 वोल्टेज का यूज करा था। ऑन दैट ईयर एक पार्टिकल की डिस्कवरी हुई जिसने सब कुछ बदल के रख दिया था, न्यूट्रॉन। चार्ज में न्यूट्रल होने की वजह से इसे किसी भी तरह के रिपल्शन को फोर्स नहीं करना पड़ता था एंड न्यूट्रॉन सीधा जाके न्यूक्लियस के अंदर कोलाइड कर सकता था। बस इस थ्योरी को प्रूफ करते हुए दो जर्मन साइंटिस्ट ने यूरेनियम को स्प्लिट करा विद द हेल्प ऑफ न्यूट्रॉन। इस ह्यूज डेवलपमेंट के बाद एल्बर्ट आइंस्टाइन, जिन्हें 6 साल पहले एटॉमिक बॉम्ब बिल्ड करना इम्पॉसिबल लगता था, अब वो यूएस प्रेसिडेंट रूजवेल्ट फ्रैंकलिन को एटॉमिक बॉम्ब के बिल्ड करने की पॉसिबिलिटी के बारे में बताने लगे। इवन लेटर में आइंस्टाइन ने हिटलर के इविल प्लान के बारे में बताया, वो प्लान जिसमें हिटलर एक एटॉमिक बॉम्ब पर काम कर रहा था एंड वो इस एटॉमिक बॉम्ब को अमेरिका और फ्रांस के और ब्रिटेन के अपोजिट में यूज करने वाला था। ऑल्दो हिटलर काफी वीक हो चुका था वॉरफेयर में, वो हार रहा था, फिर भी अमेरिकन प्रेसिडेंट ने इस बात को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लिया और उन्होंने एक न्यूक्लियर कमेटी की स्टैब्लिशमेंट कर दी। एंड इस न्यूक्लियर कमेटी का एक ही एम था पॉसिबिलिटीज को तलाशना जिसमें न्यूक्लियर बॉम्ब को बिल्ड किया जा सके। वेयर जनरल लेस्ली ग्रुप थे इस न्यूक्लियर कमेटी के हेड। जनरल ग्रुप्स ने 1200 टन यूरेनियम ओर को ऑर्डर करा और उन्होंने ओपेनहाइमर को इस प्रोजेक्ट का हेड बनाया।
स्पेसिफिकली बताएं तो ओपनहाइमर को चीफ आर्किटेक्ट बनाया एटॉमिक बॉम्ब का। बट मिलिट्री ऑफिसर जनरल ग्रूव्स के इस डिसीजन से बिल्कुल भी खुश नहीं थे। उनका मानना था कि ओपनहाइमर को कभी भी नोबेल प्राइज नहीं मिला है, तो उनकी लीडरशिप में वो साइंटिस्ट कैसे काम करेंगे जिन्हें नोबेल प्राइज मिला है। सेकंड, ओपनहाइमर एक थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट थे, उन्हें किसी भी एक्सपेरिमेंटल वर्क का आइडिया नहीं था, और इसका एग्जांपल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से मिलता है, जहां उन्होंने एक्सपेरिमेंट वर्क को स्किप करने के लिए कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से लीव कर दिया था। थर्ड, ओपनहाइमर की मेंटालिटी कम्युनिस्ट पार्टी से काफी मिलती थी, जिसकी वजह से मैक्सिमम मिलिट्री ऑफिसर उनकी बातों से एग्री नहीं होते थे। बट इन सब बातों को इग्नोर करते हुए जनरल ग्रुप्स अपने डिसीजन पे बने रहे और उन्होंने ओपनहाइमर पे अपना पूरा भरोसा दिखाया। अब जनरल ग्रुप्स के इतना ट्रस्ट करने के पीछे रीजन था ओपनहाइमर का हर फील्ड में जीनियस होना, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स हो, या इंजीनियरिंग या मेटलर्जी। हर फील्ड में ओपनहाइमर की अच्छी पकड़ थी, जिसने जनरल ग्रुप्स को काफी इम्प्रेस करा था। वेयर जनरल ग्रुप्स और ओपनहाइमर ने न्यू मैक्सिको का एक डेजर्ट सिलेक्ट करा फॉर फर्दर एक्सपेरिमेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ द एटॉमिक बॉम्ब, जहां इस एटॉमिक बॉम्ब को बिल्ड करने के लिए अमेरिका के सबसे शार्प साइंटिस्ट ओपनहाइमर की लीडरशिप में काम करने लगे। समय के सबसे शार्प ब्रेन, या हम कह सकते हैं ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ऑफ ऑल द टाइम, जिस एनरिको फर्मी, जिन्होंने वर्ल्ड का सबसे पहला आर्टिफिशियल एटॉमिक रिएक्टर बनाया था जिसका नाम था पाइल 1, एडवर्ड टायलर, जिन्होंने ओपनहाइमर के रिजाइन करने के बाद अमेरिका को हाइड्रोजन बॉम्ब बना के दिया था। एंड एडवर्ड टायलर को फादर ऑफ हाइड्रोजन बॉम्ब भी कहा जाता है, जिसने अमेरिका को एक ग्रेट लीड पावर दी अगेंस्ट द सोवियत यूनियन। इमिलियो सर्गी, नोबेल प्राइज विनर, जो एक्सपर्ट थे प्लूटोनियम की आइसोलेशन में। रिचर्ड फ्रीमैन, जो नोबेल प्राइज विनर के साथ साथ एक्सपर्ट थे क्वांटम मैकेनिज्म में। हंस बेथे, जिन्हें नोबेल प्राइज मिला था अपने कंट्रीब्यूशन को लेकर इन द न्यूक्लियर चेन रिएक्शन। अब इतनी शानदार टीम को लीड कर रहे थे ओपनहाइमर, जिन्होंने खुद कभी कोई नोबेल प्राइज नहीं जीता था। पहले ओपनहाइमर और उनकी टीम ने काम चालू करा था गन एंड शूट मैकेनिज्म वाले न्यूक्लियर बॉम्ब पे, जिसमें 2 ब्लॉक ऑफ यूरेनियम 235 को यूज किया गया था, जिसे एक दूसरे से एक सर्टेन डिस्टेंस पे रखा गया एंड बाद में दोनों ब्लॉक्स को एक दूसरे के ऊपर शूट किया जाता था। जब ये यूरेनियम 235 के ब्लॉक आपस में टकराते थे, उसकी वजह से एक न्यूक्लियर चेन रिएक्शन इंगेज हो जाती थी एंड इन ब्लॉक्स के कोलिजन की वजह से 15,000 TNT के बराबर हीट जनरेट होती थी। सिंपल डिजाइन होने के बाद भी ओपनहाइमर एंड उनकी टीम को इसे बिल्ड करने में काफी परेशानी हुई। परेशानी के पीछे की वजह थी यूरेनियम 235 की अकरेंस, मतलब यूरेनियम और जिसमें 99% हमें मिलता था यूरेनियम 238, जो किसी भी काम का नहीं था एक न्यूक्लियर बॉम्ब को बनाने के लिए। मींस यूरेनियम 235 जो न्यूक्लियर रिएक्शन को किक कर सकता था, जहां यूरेनियम 238 कभी भी किसी न्यूक्लियर रिएक्शन को किक नहीं कर सकता था। जहां ओपनहाइमर ने न्यूक्लियर बॉम्ब को बिल्ड करने के लिए यूरेनियम 235 को एक्सट्रैक्ट करना चालू करा फ्रॉम द यूरेनियम 238, जिसे साइंटिफिक लैंग्वेज में यूरेनियम इनरिचमेंट भी बोला जाता है। अब यूरेनियम इनरिचमेंट के लिए एक बहुत बड़े साइज के मास स्पेक्ट्रोमीटर का यूज किया जाता है। अब ये करना मुश्किल तो था ही, साथ में कॉस्ट इफेक्टिव भी नहीं था। अब वैसे भी अमेरिका पानी की तरह पैसों को बहा रहा था न्यूक्लियर बॉम्ब बिल्ड करने के लिए। बट ओपनहाइमर और उनकी टीम ने सारी की सारी मुश्किलों को पार करते हुए बिल्ड करा वर्ल्ड का पहला एटॉमिक बॉम्ब, जिसका नाम रखा गया द लिटिल बॉय। बट सडनली 1941 में ग्राउंड ब्रेकिंग डेवलपमेंट हुई, जिसमें अनस्टेबल यूरेनियम 239 डिके हुआ नेप्टोनियम एंड प्लूटोनियम में। वेयर प्लूटोनियम 239 एक्सेप्शनली बहुत अच्छा मटेरियल था किसी भी एटॉमिक बॉम्ब को बनाने के लिए, जिसका क्रिटिकल मास सिर्फ और सिर्फ 10 किलोग्राम था। क्रिटिकल मास उस सब्सटेंस को कहा जाता है जो न्यूक्लियर बॉम्ब के अंदर प्लेस करा जाता है टू स्टार्ट द न्यूक्लियर रिएक्शन। सेकंड, प्लूटोनियम 239 ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव था देन द यूरेनियम 235 एंड अगेन उसे एक्सट्रैक्ट करना भी इजी था, काफी इजी था देन द यूरेनियम 235। जहां प्लूटोनियम ऑलरेडी काफी फास्ट रिएक्शन दे रहा था देन यूरेनियम 235 उसे और फास्ट बनाने के लिए ओपनहाइमर ने एक रिंग को प्लेस करा इन द सेंटर ऑफ द क्रिटिकल मास, जो बनी हुई थी गोल्ड एंड बेरिलियम से, जिसकी वजह से अल्फा पार्टिकल की सुनामी आ जाती थी रिएक्शन के बीच में, जो रिजल्ट होती थी एक बहुत बड़े एटॉमिक एक्सप्लोजन के साथ। बस फिर क्या, ओपनहाइमर उनकी टीम ने प्लूटोनियम 239 को लेकर बिल्ड करा सेकंड न्यूक्लियर बॉम्ब, जिसका नाम रखा गया था फैट बॉय, जहां पर प्लूटोनियम को प्लेस करा गया था इन द सेंटर ऑफ द एटॉमिक बॉम्ब और उसे कंप्रेस करने के लिए कन्वेंशनल एक्सप्लोजन्स का यूज किया गया था। इसे इम्प्लोजन्स बॉम्ब के नाम से भी जाना जाता था, जो काफी पावरफुल होते थे किसी भी कन्वेंशनल गन एंड शूट मैकेनिज्म वाले न्यूक्लियर बॉम्ब। अब जर्मनी के सरेंडर के बाद
अमेरिका, ब्रिटेन और सोवियत यूनियन पोस्ट वॉर ट्रीटी के लिए मिलने वाले थे, बट अमेरिकन प्रेसिडेंट ट्रूमैन चाहते थे कि इस ट्रीटी से पहले वो अपना न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट कर ले। ट्रूमैन अपनी न्यूक्लियर पावर से पूरे वर्ल्ड को हैरान करना चाहते थे, स्पेशली सोवियत यूनियन को। एंड इस टेस्ट को नाम दिया गया द ट्रिनिटी। अब ट्रिनिटी को सक्सेसफुल करने के लिए ओपनहेमर के ऊपर इंसेन प्रेशर था, जिसमें वो एक इम्प्लोजन बॉम्ब को टेस्ट करने वाले थे। हमेशा की तरह इस प्रेशर को टैकल करने के लिए ओपनहेमर ने भगवत गीता के श्लोक्स को पढ़ना चालू करा। ऑन 16 जुलाई 1945 सुबह 5:30 पे दुनिया का पहला एटॉमिक बॉम्ब द गैजेट को डेटोनेट किया, जिसमें सिर्फ 6 किलोग्राम प्लूटोनियम का यूज किया गया था एज अ फ्यूल, जिससे 25,000 TNT के बराबर हीट जनरेट हुई। इवन न्यूक्लियर फायरबॉल आसमान में 12 किलोमीटर ऊपर तक दिखाई दिया गया और शॉक वे 160 किलोमीटर दूर तक फील की गई। इवन हीट इतनी ज्यादा एक्सट्रीम थी कि माउंटेन रॉक एंड सैंड भी मेल्ट हो गई थी, जिसे ट्रिनाइट के नाम से जाना गया। हिटलर के सुसाइड के बाद भी जापानीज किंग हिरोहितो सरेंडर करने को रेडी नहीं थे। इवन वो अमेरिका को बहुत टफ फाइट दे रहे थे। ऑन 6 अगस्त 1945 B-29 से एक लिटिल बॉय नाम का एटॉमिक बॉम्ब हिरोशिमा के ऊपर ड्रॉप किया जाता। असलियत में ओपनहेमर का गन एंड शूट मैकेनिज्म वाला न्यूक्लियर बॉम्ब। इसके 3 दिन बाद एक और न्यूक्लियर बॉम्ब को ड्रॉप करा गया था नागासाकी के ऊपर, जिसका नाम था द फैट बॉय। तो एक प्लूटोनियम इम्प्लोजन न्यूक्लियर बॉम्ब था, जिसके अंदर 21,000 TNT के बराबर हीट जनरेट हुई थी, जिसने 1 लाख लोगों को वेपराइज कर दिया था विद इन सेकेंड। अब इन दोनों न्यूक्लियर बॉम्ब से मरने वाले मैक्सिमम लोग सिविलियन थे, जिसमें बहुत सारे बच्चे थे। जब ओपनहेमर को इस बात का फील हुआ कि उनके इन्वेंशन की वजह से हिरोशिमा और नागासाकी के अंदर बहुत सारे लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा है, तो इसके बाद वर्ल्ड वॉर सेकंड खत्म हुआ और हिरोहितो को ना चाहते हुए भी सरेंडर करना पड़ा। इसके साथ ही ओपनहेमर एक अमेरिकन हीरो बन गया। चाहे वो टाइम मैगजीन हो या लोकल न्यूज़पेपर, हर जगह ओपनहेमर के ही चर्चे थे। बाद में जाके ओपनहेमर को न्यूक्लियर चीफ एडवाइजर भी बनाया गया और उनका एक अपना ऑफिस हुआ करता था व्हाइट हाउस के अंदर। बट कहानी जब बदली जब सोवियत यूनियन ने 1949 में अपना पहला न्यूक्लियर बॉम्ब को टेस्ट करा सक्सेसफुली। सोवियत यूनियन के न्यूक्लियर बॉम्ब के रिप्लाई में अमेरिका ने डिसाइड करा एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के लिए, जिसका नाम था द हाइड्रोजन बॉम्ब। बट ओपनहेमर किसी भी तरह के एडवांस न्यूक्लियर वेपन को बनाने के लिए तैयार नहीं थे, खासतौर से हाइड्रोजन बॉम्ब को, और वो किसी भी तरह की एटॉमिक न्यूक्लियर रेस को चालू नहीं करना चाहते। इवन ओपनहेमर बाद में यूएस गवर्नमेंट को भी क्रिटिसाइज करने लगे उनके डिसीजन को लेकर। इवन बाद में ओपनहेमर के ऊपर सोवियत यूनियन का जासूस होने का भी आरोप लगाया और यूएस गवर्नमेंट ने उन्हें अपनी पोस्ट से फायर कर दिया, ड्यू टू विच अमेरिकन हीरो से ओपनहेमर के एक अमेरिकन विलन बन गए। एंड 3 साल बाद एडवर्ड टेलर ने हाइड्रोजन बॉम्ब बना के रेडी कर दिया, जिसका नाम रखा गया IV माइक। अब एडवर्ड टेलर वही शख्स थे जिन्होंने ओपनहेमर के अंडर काम करा था ट्रिनिटी एक्सपेरिमेंट के अंदर। इसके साथ ही दुनिया को मिला पहला हाइड्रोजन बॉम्ब दी IV माइक, जिसमें 10 मेगाटन TNT के बराबर हीट जनरेट हुई थी। एंड ये 400 गुना ज्यादा पावरफुल था नागासाकी वाले एटॉमिक बॉम्ब से। अब सोवियत यूनियन कहाँ चुप रहने वाला था, उन्होंने इसके रिप्लाई में इससे भी ज्यादा पावरफुल एटॉमिक बॉम्ब या फिर हम कह सकते हैं सुपर पावरफुल हाइड्रोजन बॉम्ब बनाया, द टेसर बॉम्बा। टेसर हाइड्रोजन बॉम्ब IV माइक से भी 5 गुना ज्यादा पावरफुल था, मतलब हिरोशिमा नागासाकी से 2000 टाइम ज्यादा पावरफुल। इवन ये मैनकाइंड के द्वारा बनाया गया सबसे ज्यादा पावरफुल एटॉमिक बॉम्ब था, मोर प्रिसाइजली हाइड्रोजन बॉम्ब, जो एवर डेटोनेट करा गया था अर्थ के ऊपर। ओपनहेमर के लाख गुना ट्राई करने के बाद भी वही चीज चालू हुई जिसे वो नहीं चाहते थे, अमेरिका और रशिया के बीच में एटॉमिक आर्म रेस। ऑन 18 फरवरी 1967 एक थ्रोट कैंसर की वजह से ओपनहेमर की 62 इयर्स में डेथ हो गई। एंड वो एक बहुत हैवी चेन स्मोकर थे। वो अपनी जिंदगी भर न्यूक्लियर आर्म रेस को क्रिटिसाइज करते रहे पर वो उसे रोक नहीं पाए।